सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जनाबे वाला अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाबे वाला, आज बजट पेश कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया गया है। शौकत तरीन साहब ने यह बजट पेश किया और इसमें कई अहम बातें सामने आई हैं। अवाम के लिए काफी रिलीफ दिया गया है। अभी तक जो मैं बजट की दस्तावेजात पढ़ा था उसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो अवाम के लिए बेहतर हैं, लेकिन एक बुनियादी सवाल कि जो चीजें मुख्तसर की जाती हैं, लगाई जाती हैं, क्या वो अमल में आएंगी, क्या वो अवाम को मिल पाएंगी? क्योंकि जब हुकूमत की मुस्तकिल पिछले 15 दिन से बात कर रही है कि ग्रोथ बेहतर हुई है, 3 अशारिया बताया जा रहा है कि 9% ग्रोथ हो चुकी है, इन्फ्लेशन के वाले से बात की जा रही है, टैक्स वसूलियों के हदफ के वाले से बात की जा रही है, साथ साथ ये कहा जा रहा है कि IMF ने कहा था कि आप टैक्स नेट को बढ़ाएं, लेकिन हमने कह दिया कि हम ना टैक्स नेट को बढ़ाएंगे ना बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे, हम आवाम को रिलीफ देंगे। रिलीफ देने की बातें तो की जाती हैं, लेकिन जब घर का बजट बताया जाता है तो उस वक्त ये बात सामने आती है कि महंगाई में इजाफा हो रहा है। अवाम ये सवाल हक बजानिब कर रहे हैं कि अगर बजट में रिलीफ दिया जाता है तो वो उसके समरात आवाम तक कब पहुंचेंगे। एक अच्छी बात, मेरी गाड़ी स्कीम हुकूमत की जानिब से निकाली गई है और यह कहा गया है कि जो 800 सीसी गाड़ी होती है, सुजुकी ये गाड़ियां बनाता है, तो उसके वाले से एक अच्छी रिलीफ सामने आ रही है। उसमें जो टैक्सेस है वो कम कर दिए जाएंगे। इसके अलावा विद होल्डिंग टैक्स में जो आयद किया गया था उसको भी कम कर दिया गया है। नया टैक्स कोई नहीं लगाया गया है, लेकिन एक हैरत की बात यह है कि अगर आप 3 मिनट से ज्यादा फोन पर बात करेंगे तो वो टैक्स लग जाएगा। जानने की कोशिश करते हैं आज के प्रोग्राम में कि जो ये बजट बनाया गया है या जो बजट दिया गया है ये अप्रूव्ड हो सकेगा आसानी से या नहीं। ये सियासी सवाल है और माशी तौर पर सवाल ये है कि अवाम के लिए किस हद तक रिलीफ साबित हो सकेगा। अमीर अब्बास सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, जमील फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शुमाइल और आरिफ जैवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम यू शुमाइल साहब, सर ये जो बजट आज पेश किया गया है, चीज़ा बातें जो सामने आ रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि अवाम के लिए काफ़ी बेहतरी की जानिब एक कदम बढ़ाया गया है, क्योंकि पिछले 3 साल अवाम के लिए काफ़ी मुश्किल थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की असद उमर साहब आए, उन्होंने 1300 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए थे। उसके बाद शबर जैद दिया है, उन्होंने 700 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए गए। अब कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, तो कैसे देखते हैं ओवरऑल आप? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि खुशखबरी ये है कि चलें कुछ नहीं तो 10% हुकूमत के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कुछ इजाफा हुआ, मिनिमम वेज को ऊपर किया गया और नए टैक्सेस नहीं लगाए गए। और फिर अभी जिस तरह आपने जिक्र किया कि विद होल्डिंग टैक्सेस के अंदर कमी करने की कोशिश की जा रही है, वो तो उसकी डिटेल सामने आ जाएंगी। इसके जरिए आम जो यानी कि ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, उसके लिए कुछ आसानी होगी। और फिर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए भी जिसमें टर्नओवर टैक्स को कम किया गया है। सिमिलरली मुख्तलिफ और जो सेक्टर्स हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, लो कॉस्ट हाउसिंग, तो ये तमाम चीज़ें तो खुश आइन हैं फॉर श्योर। आई थिंक इससे कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन असल जो ऑल्दो इसके बारे में जिक्र है इसके अंदर कि जी हम अब जो बैरून मुल्क से हम इंपोर्ट करें उसको कम करें, अपने जो अजनास हैं और हम लोकली प्रोड्यूस करें, लेकिन असल जो आम आवाम है जी उनके लिए जो कंज्यूमर CPI है या सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, उसके अंदर फूड इन्फ्लेशन सबसे अहम थी, जो सबसे बड़ी यानी कि हमारी जो खबरें हैं वो उसके ऊपर चलती है। तो आई थिंक अगर हम उसको कामयाबी से हुकूमत करने में रिजल्ट आता है तो आई थिंक दैट विल बी द रियल, जिसे कहते हैं कि लोगों के लिए एक खुशखबरी होगी। अच्छा, किसानों के लिए भी काफ़ी फ़वायद कहा गया कि किसानों के लिए भी फ़वायद की जाएंगे, वो ट्रैक्टर की खरीदारी में उनके लिए एक अच्छा एक इंसेंटिव रखा गया है। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि अगर कारोबार शुरू करना चाहता है उसको भी कम शरह सूद पर, या उसको सूदलेस भी आप कह सकते हैं, उस पर कर्जे दिए जाएंगे, घर बनाने के लिए कर्जे दिए जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा है कि जो आज कीमत बताई जा रही है, लेट सपोज 35 लाख रुपए अगर दिए जाते हैं, 35 लाख में घर नहीं बन सकता है, तो ये एप्लीकेबल है जो बजट बयान किया जा रहा है, या सिर्फ ये दिखाने के लिए ही अच्छा है? एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि जो मैं तज्जिया सुन रहा था उसमें कहा जा रहा था कि एप्लीकेबल थोड़ा मुश्किल होगा। जी सलमान साहब, ये आपने अच्छा सवाल किया। मैं भी इसके बारे में बल्कि ट्वीट भी करा था कुछ देर पहले कि बजाय इसके कि आप नंबर्स को ज्यादा हासिल करें, आप कम लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि उसका जो ओवरऑल इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है वो बेहतर होता है। मसलन अगर एक किसान को 1.5 लाख रुपए, जो कि इसमें मेंशन है आज के बजट में कि 1.5 लाख रुपए से किसान क्या कर सकता है, मैं मानता हूं कि उसको सूद के बगैर अगर वो कर्जा दिया जाए,
तो अब अगर हम ज्यादा किसानों की बजाय कम लोगों को ज्यादा तादाद में अगर वो देते हैं तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट शायद उसकी प्रोड्यूस बेहतर करने में आए। दूसरी बात है कि कोई भी पैसे, कोई भी सब्सिडी, कोई भी हुकूमत की तरफ से जो बेनिफिट दिया जा रहा है उसको जब तक हम अकाउंटेबिलिटी और उसके टारगेट के साथ नहीं करेंगे तो वो फिर दोबारा से वो जायल हो जाता है, उसका रिजल्ट नहीं आता। हमने देखा है कि पिछली दिहाइयों में इसी तरह के बहुत से प्रोजेक्ट्स आए हैं लेकिन उनके रिजल्ट्स उस तरह खातिर ख्वाह नहीं आते। तो ये बहुत जरूरी होगा कि अगर मेरी इल्तिजा होगी कि जो भी सुनने वाले, देखने वाले पॉलिसी मेकर्स हैं वो अगर इसको नथी करें अकाउंटेबिलिटी और आउटकम से, तब ही हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, वरना फिर पैसे खर्च हो जाएंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। डेफिनेटली मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। आरिफ साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू करता हूं। ये बताइएगा कि 5,800 अरब टैक्स वसूली का एक हदफ रखा गया है, आपको लगता है ये पॉसिबल है? जब आप नए टैक्स नहीं लगाते, 8% इन्फ्लेशन ले लें, 5% ग्रोथ ले लें, टोटल ये तकरीबन 13% बन जाते, 3 से लेकर 3.5 अरब रुपए का जो डेफिसिट आता है, इसको पूरा कैसे करेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मिनी बजट में पूरा होगा, आप सहमत हैं इस बात से? मुझसे सवाल किया आपने? सॉरी जी आरिफ साहब, आपसे सवाल किया। जी देखें, पिछले ये तो कई सालों से हम देखते आ रहे हैं जो बजट डेफिसिट है ये तो हर साल है। उसकी सबसे बड़ी वजह आप भी जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं कि जो मुल्क के ऊपर कर्जा है उसका जो है वो हमेशा डेफिसिट हमें पड़ता है। ये तो देखें पॉसिबिलिटी ऐसे है कि आप समझ लें कि तकरीबन पिछले साल भी जो है वो शॉर्ट हुआ, उससे पिछले साल भी शॉर्ट हुआ, अगले साल भी शॉर्ट होगा। तो और आपके जो है वो टैक्स पेयर जो है वो उनमें इजाफा हुआ, 29 लाख के करीब आपके टैक्स पेयर आ गए पिछले साल। तो अगले साल भी ये इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज बहुत अच्छी इन्होंने की है कि इन्होंने जो है वो एफबीआर को जो है वो थोड़ा सा एफबीआर के स्टाफ को नीचे लेकर आए और बिजनेसमैन को ऊपर लेकर आए। यानी उन्होंने 2-3 बातें जो की उसमें ये लगा कि अब जो है वो जो टैक्स पेयर है उसकी जो है वो रिस्पेक्ट होगी। जो हमेशा से हम कहते आए हैं कि जो आप टैक्स पेयर है उसकी रिस्पेक्ट बढ़ाएं। लेकिन एक गलती आज के बजट में जो बहुत बड़ी गलती की इन्होंने, हम पिछले 2 साल से, लेकिन मुशर्रफ साहब के दौर में शुरू के 2-3 साल हमने तकलीफ उठाई, लेकिन उसके बाद जो है वो हम कमा भी रहे थे, हम जो है वो खर्च भी कर रहे थे और बचा भी रहे थे, तीनों चीजें हो रही थी। उसके बाद 2008 से लेके 2018 तक जो है वो हम सिर्फ कमा रहे थे और खर्च कर रहे थे, बचा कुछ नहीं रहे थे। पिछले 1.5 साल से हम कमा भी रहे थे, बचा भी रहे थे और खर्च भी कर रहे थे। आज फिर इन्होंने, और इसका ये किस वजह से इम्पैक्ट आया है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो इंसेंटिव दिया इन्होंने, उस वजह से ये इम्पैक्ट तमाम इंडस्ट्रीज पे और तमाम जगहों पे आया। आज कुछ 2-3 चीजें इन्होंने ऐसी की हैं जो इस बजट को या इस पूरे सेक्टर को जो है वो डिस्टर्ब करेंगी। जो कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर जो इन्होंने कुछ 2-3 चीजें साइलेंटली इन्होंने लिखी हैं कि जी कैपिटल गेन टैक्स पे जो हम कैपिटल गेन टैक्स जो हम अर्न करते थे और उसका कोई एक अभी फिगर्स इन्होंने कोई क्लियरली नहीं दिए, उसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उस पे जो कैप था वो खत्म कर दिया। अब खत्म कर दिया इसका मतलब है कि मैं प्रॉपर्टी, अब जो मैंने पिछली प्रॉपर्टी परचेज की हुई है मैं उसको अब सेल नहीं करूंगा, क्योंकि सेल करूंगा तो जितना मैंने गेन किया है उसके ऊपर मुझे सारा टैक्स देना पड़ेगा। मुझे पूरा बजट अच्छा लगा, आज इनका पूरा बजट, ओवरऑल बजट अच्छा लगा, और उसमें तमाम चीजें जो है 2 साल से ये जो है वो करते हैं और जो चीज प्लस करते हैं और इसका इकोनॉमी को उसका फायदा हुआ है। लेकिन ये जो चीज इन्होंने आज 2 चीजें इसमें जो 236 डिटेल में बताइएगा, मुझे बात समझ नहीं आई। जो आप प्रॉपर्टी का जिक्र कर रहे हैं ना, जो आप कमाएंगे उस पर आप टैक्स देंगे, इसको जरा डिटेल में बताइए। ये कैप जो खत्म करने की बात की है ये भी इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया पूरा। इसमें हमें छूट थी 5 साल की, 10 साल की छूट थी कि आप इतने साल तक अगर प्रॉपर्टी सेल करते हैं या इतने साल बाद 5 साल बाद सेल करते हैं तो आपको जो है वो गेन टैक्स नहीं लगेगा, आपको उसमें छूट है। आप इतनी होल्ड करेंगे प्रॉपर्टी तो आपको क्या, उसमें जो मिनिस्टर साहब ने जो मैंने उनका डॉक्यूमेंट अभी देखा है, मुझे तो मीडिया पे जब मैं सुन रहा था तो समझ नहीं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट देखा उसमें भी जो है वो एक लाइन उन्होंने जो है मेंशन की है, उसकी डिटेल नहीं है, लेकिन जो जहां तक मैं समझ पाया हूँ उसको, और बिल्कुल ऐसे ही होगा मेरा ख्याल है कि कैपिटल गेन टैक्स में जो इन्होंने कैप लगाया था कि जी 5 साल या 3 साल होल्ड करने पे, 10 साल होल्ड करने पे 3 साल पे इतना लगेगा, 5 साल पे इतना आपको डिस्काउंट मिलेगा, 10 साल पे आपको कुछ नहीं देना या 5 साल पे, वो कैप ये खत्म करने जा रहे हैं। अब जब आप उसको खत्म करेंगे तो उस पे ये होगा कि मैं जो है प्रॉपर्टी सेल करते हुए मुझे जो है वो
प्रॉब्लम होगी। जब प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी तो फिर इसका मतलब है कि जो भी आपने इंसेंटिव दिया है, मैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल एस्टेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जो भी आपने दिया है वो इंसेंटिव वो आपका वापस हो गया सारा का सारा। और फिर जो टर्नओवर जो चल रहा था और लोग जो पैसा आप देख रहे थे, इसमें जो बैंकों में पैसा आया था, जो आपका डेफिसिट खत्म हुआ था, वो सारा का सारा फिर जो है रिवर्ट हो जाएगा, क्योंकि सेल परचेज अगर हो रही थी तो पैसे का ट्रांजैक्शन चल रहा था। जब एक जैसे बॉन्ड आपने घर में रख लिए थे बॉन्ड लेकर और सारी ट्रांजैक्शन रुक गई थी, इसी तरीके से अब ये भी ट्रांजैक्शन फिर रुकेगी और इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा आता है। इसका इम्पैक्ट बुरा आ सकता है, बिल्कुल। अच्छा, जमील फारूकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जमील साहब, ये बताइएगा, गाड़ियों का मामला इस वक्त काफी लोग खुश भी हो रहे हैं और काफी लोग कह रहे हैं कि समझना चाहते हैं कि ये क्या मामला है। 800 सीसी जो गाड़ियां हैं, क्योंकि ये वो गाड़ियां जो टारगेट होती हैं उन फैमिलीज के लिए जिनकी मियाँ बीवी, एक बच्चा होता है, या फिर एक जो लड़का होता है वो कमाने लगता है तो सोचता है कि मैं 800 की सीसी गाड़ी ले लूं, बाइक से गाड़ी पर आ जाऊं। 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पर आने वाला 800 सीसी को प्रेफर करता है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि अब इसमें से टैक्स हटा दिया गया है, तो आप समझते हैं ये बेहतर काम किया हुकूमत ने? देखें, अगर पब्लिक वेलफेयर की बात है तो फिर तो और भी बहुत कुछ करना चाहिए, फिर तो और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहां पर काम करने की ज़रूरत है। अगर पिछले 2 साल के बजटों को और इस साल के बजट के दरमियान एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो 2 साल के बजटों से ये बेहतर बजट है। लेकिन अगर 2017-18 तो 2021-22 से कंपेयर करें हम के इसके दरमियान हम कंपैरिजन करके बैठ जाएं तो फिर मुझे लगता है कि 2017-18 की जो हालत थी मईशत की, वो अब वाली मईशत से कुछ बेहतर थी। हाँ, बेल आउट कहां पर गवर्नमेंट को मिलेगा, गवर्नमेंट को फेस सेविंग का मौका कहां पर मिलेगा अगले 1-1.5 साल के अंदर या इस बजट के बाद, वो सिर्फ एक पॉइंट होगा, एंड दैट इज कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन। इस पेंडेमिक की वजह से जब आपके इर्द गिर्द के ममालिक की मईशतें माइनस ग्रोथ शो कर रही थी, आपका मुल्क राइज कर रहा था, ये वाहिद फैक्टर है जो कि पॉसिबल हुआ रेमिटेंसेस की वजह से। अब आपके कुछ अहदाफ होते हैं, जिस तरह गाड़ियों की आपने बात की है, बड़ी अच्छी बात है। एक आम आदमी ख्वाब होगा उसका कि वो 2 व्हीलर से हटे, गाड़ी आ जाए उसके पास। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर अब जो जज्बातियत है अंडरस्टैंडिंग की, वो जरा डिफरेंट है। हम लोग तो चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान अपना हेलीकॉप्टर बेच के हर पाकिस्तानी को एक छोटी छोटी सुजुकी मेहरान लेके दे दें। वो नहीं कर सकते। तकरीबन सबको हर हल्के के अंदर हर एमएनए अपनी सारी जायदाद बेच के सबको बाइक्स दिला दे कम से कम, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हम अब जज्बातियत से हटकर जब इकोनॉमी को पढ़ते हैं, जब कार्ल मार्क्स के नजरियात को पढ़ते हैं, या उसको छोड़ दें, हम पाकिस्तान के अपने इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं तो वो बड़े ब्रूटल डिसीजंस लेने के कायल होते हैं। उसकी वजह यह है कि आपको बैलेंस रखना होता है। आपके इकोनॉमी का बैलेंस आपके नेचुरल बैलेंस से बिल्कुल कंसाइडिंग होता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर जो गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं उसमें एक तबके को फायदा होगा, लोगों का हक है कि वो लें, लेकिन साथ साथ आपको नुकसान कहां है? आपकी टैक्स कलेक्शन कहां जाकर रुकेगी भाई? टैक्स कलेक्शन भी तो आपके अहदाफ में शामिल था ना। आपने विदहोल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया। आप गाड़ियों को तो कभी पूरी होती नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। आप जो ब्रूटल की बात कर रहे हैं, 1300 अरब रुपए असद उमर साहब ने आते ही लगा दिए थे। मिनी बजट भी पेश किया गया था, फिर शब्बर जैदिया है, उन्होंने 700 अरब लगा दिए। अब अगर हम इसको सियासी तौर पर सोचा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब ये नहीं सोच रहे होंगे कि मैं क्या 5 साल जो है वो ब्रूटल फैसले ही करता रहूंगा तो अगली हुकूमत कैसे मिलनी है मुझे? देखें, यही तो मैं एक बात बता रहा हूं कि अगला 1 साल जो है बड़ा डिफाइनिंग होगा इस गवर्नमेंट के लिए, वफाक के लिए, इमरान खान साहब के लिए। इनको सियासत करनी है। 2023 में जो मुमकिन इंतखाबात हैं, उन इंतखाबात में अपनी अगर जगह बनानी है तो 2 एरियाज पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत होगी, जिसका इनिशिएटिव इस बजट में हम देख रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसको बैलेंस कैसे करेंगे? एक तरफ आपने टैक्स छूट दे दी, दूसरी तरफ आप टैक्स के टारगेट बढ़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमने टैक्स इतने कलेक्ट कर लिए, हमें मजीद आगे कलेक्ट करने, और एक तरफ आप टैक्स के ऊपर छूट देते चले जा रहे हैं। दूसरा आपका जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाए। ये मुमकिन नहीं है। आपकी इकोनॉमी अब IMF के प्रेशर से बाहर निकला है, ये भी मुमकिन नहीं है। तो आप एक तरफ तो आप सब अच्छा और ग्रीन गार्डन्स दिखा रहे हैं, दूसरी जानिब आप जब सैंक्शंस की तरफ जाएंगे, खुदा ना खास्ता, जब आप दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे कि आपके पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने एग्रीमेंट्स कर रखे थे IMF के साथ, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये तो कायनात के अंदर रिसोर्सेज का बैलेंस है, उस बैलेंस का हाकिम मुतलकुल अन्नान तो अल्लाह की जात है। लेकिन किसी भी हुकूमत के अंदर अगर कोई शख्सियत पावर रखती है तो वो एग्जेक्टिव है, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और वही अथॉरिटी रखता है। लेकिन मुझे यह बता दीजिए कि
2.5 महीने के अंदर क्या ऐसा मौजज़ा हो गया, चमत्कार हो गया, जिसको चमत्कार कहा जाता है, मौजज़ा कहा जाता है, क्या ऐसा हो गया कि आपके नंबर्स जो थे बहुत नीचे थे और एकदम नंबर्स आपके ठीक हो गए? क्योंकि आपने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किया है। फाइनेंस मिनिस्टर आईएमएफ की उन कंडीशंस के ऊपर राजी नहीं है आपके एग्जेक्टिव्स के कहने पर, जो 2.5 साल से बड़े स्लो मोशंस में चल रही थी। तो वो सारी चीजें ठीक हैं, पर 1.5-2 महीने 4 महीने के बाद जब आप फिर करंट अकाउंट डेफिसिट के मामले के ऊपर रो रहे होंगे, जब आपके कोरोना यानी कोविड-19 पेंडेमिक की सिचुएशन से थोड़ा बाहर निकल कर देखेंगे और रेमिटेंसेस आपकी कम हो रही होंगी, फिर आप क्या करेंगे? आदादो शुमार आपने 3-4-6 महीने के लिए तो बेहतर दिखा दिया, उसके बाद क्या होगा? अमीर अब्बास साहब ये बड़ा क्वेश्चन मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करता हूं। अमीर अब्बास साहब ये बताइएगा, कह रहे हैं कि जीडीपी जो इस वक्त 4 बताई जा रही है वो 4 नहीं है, 3.8 है, लेकिन 3.8 भी ओरिजिनली नहीं है, 3.2 है, लेकिन फिर किसी वजीर की जानिब से कहा गया कि आप खुश करने के लिए 3.8 कर दें, तो चलिए 3.8 हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया देखती है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से नंबर्स कर सकते हैं। गाड़ियों का जो खास मामला है, इस पर आपके कमेंट्स क्या है? आपको लगता है कि अवाम का फैसला है? फिर मैं आऊंगा ये जीडीपी वाले मामले पर। आप मुझे जान के लड़ाना चाहते हैं जमील से। देखिए मैं सलमान सर, आप मैं समझता हूं आपकी शरारत को। मोहतरम उस्ताद हैं और जमील भाई मेरे उस्ताद हैं, मैं आपको हरगिज़ लड़ाना नहीं चाहता। आज तो लड़े ही लड़े भाई। देखिए लेकिन आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है और मैं आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने की कोशिश करूंगा। देखिए सलमान, मैं बुनियादी तौर पे बहुत प्रो पीपल आदमी हूं, मैं एंटी स्टेटस को हूं, मैं प्रो सोशल वेलफेयर डेमोक्रेसी हूं, मैं इंतहाई कटर किस्म का वेलफेयर स्टेट का हामी शख्स हूँ। लिहाजा मुझसे अगर आप पूछे तो मैं तो कहूँगा कि एक घर में अगर 3 लोग हैं तो उन तीनों को गाड़ी खरीदने का हासिल होना चाहिए। हक तो और है, ये हक तो है, नहीं तो स्टेट उसके लिए क्या बाइंग कैपेसिटी में आता है और क्या ये स्टेट उसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये सवाल है। अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो मैं तो ये नहीं कह रहा कि अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं किसी से गन पॉइंट पे मैं खड़ा हो जाऊं या डी चौक इस्लामाबाद में और लोगों से गाड़ियां छीनना शुरू कर दूं अपने घर के लिए। मैं ये तो नहीं कह रहा। अगर मेरे पास बाइंग कैपेसिटी होगी तो मैं गाड़ी खरीदूंगा, लेकिन ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाबा। ये बहुत ऑब्सोलीट मेंटालिटी है कि गाड़ी घर ये लग्जरी है। आज जो वेलफेयर स्टेट होती है उसमें घर और गाड़ी लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। और आपको वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के अंदर अमेरिका में, कनाडा में गाड़ी और घर, या आपके साथ 3 मोतबर लोग बैठे हैं, 0% मार्कअप से लेके मैक्सिमम 3% मार्कअप पर मिलती है ये सब चीजें। कोई शख्स आपको सॉरी आज मुझे ये सुनने को एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मिली है, सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं कि गाड़ी लग्जरी में नहीं आती, कंफर्ट में आती है। हुकूमत के लिए बात कर रहे हैं, मुझे बता दें अगर इस बात के ऊपर एक कमेंट ही कर दें। मैं इसी की बात कर रहा हूं कि एक ऐसी हुकूमत में आप ये बात कर रहे हैं कि नेसेसिटी की, जो ये कहता है कि गीजर पर अगर आप पानी कर नहाते हैं तो ये अय्याशी है, तो ये तो स्टुपिडिटी है। बड़ी बात और क्या? ये तो नॉनसेंस है। अगर कोई बात ये करेगा वो नॉनसेंस बात कर रहा है, अगर कोई ऐसी बात करे तो वो स्टुपिड है। मैं तो उसको एंडोर्स नहीं कर सकता कि वो ये कोई वो सही बात कर रहा है या कोई लॉजिक की बात कर रहा है। मैं तो वो बात करूंगा ना जो मुझे उनकी मेंटालिटी, उनकी सोच ही है। अभी इस वक्त जो हुकूमत है उनकी सोच ही है। देखिए मैं जिसकी भी ये सोच है उसकी सोच पर तुफ है, जिसकी भी ये सोच है। मैं तो किसी की सोच को एंडोर्स क्या करना नहीं, मैं तो अपनी सोच आपके सामने रख रहा हूं ना। बात ये है कि सलमान, ये देखें, ये अब रियासत हम एक जमाने में हम कहते थे कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, क्या आज भी आप मुझे कपड़े का लालच देंगे? आज मुझे मखमल दें, कम ख्वाब दें। 73 साल हो गए इस मुल्क को, मैं 4th जनरेशन हूं इस मुल्क की। आज मुझे रोटी नहीं चाहिए, आज मुझे अच्छा मुरगन खाना चाहिए, आज मुझे बेहतर न्यूट्रिशियस खाना चाहिए। मुझे ये मत लारे दे कि मैं रोटी भिगो भिगो के रोटी खा लूं। मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। मेरा राइट है, मेरा पेटेंट राइट है कि मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ का रियासत से मुतालबा करूं। और अगर जो इसके रास्ते में रुकावट खड़ी करेगा मैं उसको अपना दुश्मन तस्वर करूंगा। ये हर शहरी का राइट है कि उसके पास गाड़ी, घर, बेहतर जिंदगी, अच्छा लिबास, रहन सहन, ये सब कुछ हो। आज दुनिया के अंदर ये घर में हीटर या एसी, ये पार्ट ऑफ लाइफ, ये पार्ट एंड पार्सल है। आज भी आपके मुल्क के अंदर एसी घर में लगाना लग्जरी तस्वर किया जाता है। आज भी सर्दियों में लोग ठिठर के मर रहे होते हैं। आप जरा देहातों की जिंदगी तो जाके देखें, हमने तो देखी है वो जिंदगी। एक ही कमरे के अंदर लोग आग जलाते हैं
उस कमरे में लोग अपने जानवरों को बांधते हैं सलमान, ताकि उस कमरे में जानवरों की हीट से वो अपनी रात गुजार सकें। वो बकरियां बांधते हैं, वहीं पे सोते हैं, ताकि बकरी की बॉडी हीट से उनको सुकून मिल सके। आज आप कहते हैं मैं घर पे हीटर ना लगाऊं, ये लग्जरी है? अगर ये लग्जरी है तो लानत है उस नेसेसिटी के ऊपर जिस नेसेसिटी की डेफिनेशन ये रियासत कर रही है। सोच को इवॉल्व करने की जरूरत है हमें। अच्छा, मैं यहां पर 2-3 चीजों के ऊपर बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो यह है कि अगर कोई शख्स हामी है वेलफेयर स्टेट का, तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के जो प्रोजेक्ट है ना, एहसास प्रोग्राम और भूखे लोगों को खाना खिलाने वाला प्रोग्राम, उससे अच्छे वेलफेयर प्रोजेक्ट्स नहीं हो सकते। तो फिर सबसे पहले तो उनकी तारीफ बनती है, जो कि करनी चाहिए किसी भी वाइज आदमी को, ठीक है। और उसके बाद अगर यही करवाना है तो फिर ये भी सारा खान साहब के जिम्मे लगा दिया जाए कि जितनी लग्जरीज हैं उनको कंफर्ट में और नेसेसिटीज में बदलकर पाकिस्तान को नया पाकिस्तान दे दें। तो मेरे ख्याल में कुछ चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती हैं। उनको पॉसिबल करने के लिए एक सेकंड मुतालबा कर नहीं, एक सेकंड सलमान, ये तो मुतालबा नहीं कर रहा है ना। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इकोनॉमिक्स जो है ना, इकोनॉमिक्स वो जज्बात के ऊपर नहीं चलती। इकोनॉमिक्स बड़े स्टैंडर्डाइज किस्म के फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स के ऊपर चलती है। और अगर जज्बात के ऊपर चलती होती तो पाकिस्तान 1973 के अंदर ही पता नहीं क्या बन चुका होता। ये दुनिया में हो रहा है ना। अच्छा, गाड़ियां लोगों को 0% मार्कअप में मिल रही है ना। मार्कअप बैंक से मिलेगी ना, बैंक से मिलेगी ना, बैंक से मिलेगी ना। जब एक बंदा यही इकोनॉमिस्ट से पूछ रहे हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। अभी आप अगर एक टैक्स दे रहे हैं, आप टैक्स पेयर हैं, आप अपनी तनख्वाह से भी टैक्स दे रहे हैं, आप मार्केट से कुछ लेने जाते हैं तो टैक्स दे रहे हैं, आप सुई से लेके एक जहाज के टिकट तक का हर चीज का टैक्स दे रहे हैं। ये चीज आपके डायमेंशंस तो बढ़ेंगे ना यार। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप फिर एक कमरे में आग जला के नहीं सोना पसंद करेंगे अगर आप हर चीज पर टैक्स दे रहे हैं। और जब वो टैक्स यूटिलाइज होना, दैट्स द बेसिक पॉइंट। ये किसकी जिम्मेदारी है कि टैक्स को सही यूटिलाइज कर? यही तो पॉइंट है। मसला सारा ये है कि हमारे यहाँ जो अवाम का रियासत के ऊपर ट्रस्ट है ना, वो ट्रस्ट खत्म हो चुका है। उस ट्रस्ट खत्म होने की रीजन ये है कि लोग टैक्स देने की बजाय किसी वेलफेयर इदारे या फलाही इदारे को पैसे देना ज्यादा प्रेफर करते हैं। वो सैलानी वेलफेयर को, छिपा को या किसी अननोन किस्म की वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देना ज्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि उसको पता है कि कम से कम खाने वाले लोगों को पैसा लग तो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, इसने बड़ा मामला खराब किया है। लेकिन इसके बावजूद, तमाम तर के चीजें कहने के बावजूद, अगर कोई बंदा राइट रखता है, वो डिजर्विंग है, उसने हार्डवर्क किया है, तो ही हैज ऑल द राइट टू अटेन एनीथिंग लाइक कार और कुछ भी वो ले सकता है। ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन आपकी बात को मैं आगे इसलिए बढ़ाऊंगा। ये लोग सदकात, फितरा, ज़कात देना ज्यादा पसंद करते हैं, टैक्स देना पसंद नहीं करते। लेकिन इसीलिए हुकूमतें बनाई जाती हैं, इसीलिए कानून बनाए जाते हैं कि उस कानून पर अमल कराया जाए, टैक्स नेट में लेकर आया जाए। इमरान खान साहब जब वजीर आजम नहीं थे, अपोजिशन में थे, तो वो कहते थे कि जो टैक्स दे रहा है उस पर मजीद टैक्स लगाना ज्यादती है, जुल्म है, जबर है। आप उन लोगों पर टैक्स लगाएं जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, और इसकी जिम्मेदारी किसी पर आयद नहीं होती, सिर्फ हुकूमत पर आयद होती है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक नाजरीन। और जनाब, बात हो रही है बजट की, जो आके आज पेश किया गया है शौकत तरीन की जानिब से। और अभी तक जो चीज़ें इसमें सामने आ रही हैं, जो तनाम पढ़ रहे हैं, माशी मारीन से डिस्कस कर रहे हैं, उसके मुताबिक ये देखने में लग रहा है कि ये आवाम दोस्त बजट है, आवाम के लिए काफ़ी फेवरेबल ये बजट पेश किया गया है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। कुछ बातें होती हैं जो सुनने के लिए अच्छी लगती हैं, बोलने के लिए भी अच्छी लगती हैं, डिस्कशन में भी मजा आता है करने के लिए, और लोगों को लगता है कि हमारे लिए रिलीफ मिलेगा। लेकिन जब प्रैक्टिकली उसको एप्लीकेबल करने पर आते हैं तो रिजल्ट 0/0 सामने आ रहा होता है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ये रिजल्ट इसी तरह से आ रहा है, और जो चीज़ लैकिंग इसके अंदर है वो मिनी बजट में पूरी कर दी जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी अभी हुकूमत है 3, साढ़े 3, 4 साल की, उसके दरमियान मिनी बजट उन्होंने 2 बार पेश कर चुके हैं। आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, ये बताइएगा, टैक्स कलेक्शन अगर आप समझ रहे हैं कि इतना नहीं हो पाएगा, मैं समझ रहा हूं, ये जितने भी माशी मारीन हमारे बैठे में वो ये समझ रहे हैं कि इतना नहीं हो पाएगा, इतनी कलेक्शन नहीं हो पाएगी, तो क्या आईएमएफ नहीं समझ रहा होगा? और अभी मैं हम्माद अजहर साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, वो कह रहा था कि आईएमएफ से हमारे मामला तय नहीं हुए अभी, हमने उनको बताया है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, जिस पर उन्होंने रजामंदी का इजहार नहीं किया। देखें, फिगर्स तो हमेशा किसी भी बिजनेस के अंदर भी, अगर आप ये तो गवर्नमेंट बजट की बात कर रहे हैं,
कोई प्रोजेक्ट भी अगर डिजाइन किया जाता है तो उसका बजट हमेशा ज्यादा रखा जाता है। बाज दफा बढ़ जाते हैं, बाज दफा घट जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख रही है कि जो भी बजट का हजम रखा गया वो कभी अचीव नहीं हुआ है। तो अगर अचीव नहीं हुआ तो ये जो अभी इस दफा इन्होंने 4600 या 800 की बात की, ये भी पिछले साल से ज्यादा था, उससे पिछले साल से ज्यादा था। ठीक है, टारगेट रखते हैं, अगर बड़ा टारगेट रखा है इन्होंने 5800 का, तो उसके आसपास अगर हम आ जाते हैं किसी तरफ तो अच्छा है कि टारगेट रखा है। देखिए दूसरी बात ये कि IMF की अभी जो बात की है, आपने बताया हमारा साहब ने, अब बातें तो जो है ना हर तरफ से आ रही है कि जी 3% GDP ग्रोथ हुआ, 2.5% हुआ, 4% हुआ, 3.5% हुआ। आज बल्कि आज जो है वो JB मॉर्गन ने जो है वो फिगर्स दिए 4.7% के, और उन्होंने बाकायदा डायरेक्शन दिए कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। वो कोई इदारा तो नहीं है, वो तो इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो बात ये है कि हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो चले, कुछ ना कुछ तो GDP बढ़ा है ना पाकिस्तान का। पिछले बजट में जो इन्होंने इंसेंटिव जो बजट दिया है उसके बाद, वो भी कोविड के हवाले से अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी है उसमें, और बढ़नी भी चाहिए, और कोविड की वजह से बढ़ी है, चले वो भी अच्छी बात है, लेकिन कोई फिगर्स तो हमारे सेटल हुए ना। अब बात ये है कि अगर कोई चीज पॉजिटिविटी है, बिल्कुल आपने जो बात की कि ये जो है बजट के बाद अगर कोई सिफारिशात आती हैं और जो कोई बजट में गलतियां हुई उसको सुधारने की कोशिश की जाए। लेकिन हम ये कहते हैं कि जी हम जो बात कर रहे हैं, जो जमील साहब बात कर रहे हैं, जो जितने भी हम सब मिलके बात कर रहे हैं, तो हमारी बात को जो है वो वेट किया जाए, और उसमें जो ही बात कर रहे हैं उसको जो है बजट तजावीज तो अब आ गई है, लेकिन उसमें अगर चेंजेस करनी है तो उसमें चेंजेस की जाए। दूसरी बात जो अभी वो थोड़ी सी जिसको हम जो है वो जाहिर है वो लो लेवल और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बात हो रही थी। देखिए ना, ठीक है इन्होंने गाड़ी पे टैक्स खत्म किया है, एक अच्छा इकदाम किया है जी, इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर जो है वो टैक्स बिल्कुल ही ना होने के बराबर कर दिया। बिल्कुल अच्छा इकदाम है कि जी इलेक्ट्रिक कार्स पाकिस्तान में आनी चाहिए, जिसके आपकी जो है फ्यूल की बचत होगी, आपकी काफी चीजों की बचत होगी। लेकिन इनको जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स जो है अभी तक तो कोई प्लांट लगा नहीं है पाकिस्तान में। हाँ, उसमें इन्होंने CKD जो है वो उसके पार्ट्स हैं, उसके मेरा उसके पॉइंट ऊपर यही भी जो है, वो आप टैक्स एक ऐसी ठीक है, चीज पे बिल्कुल डिफर कर रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस स्टेशन नहीं है, इलेक्ट्रिक की गाड़ियां नहीं है, तो उस पे क्या फायदा है? मतलब क्या लेवी टैक्स इतना ठीक ठाक होता है? और इस लेवी टैक्स के बारे में इमरान खान साहब कहते थे ये जगह टैक्स है, ये भत्ता है, वो कम नहीं हुआ। मैं इसके बाद एक और पॉइंट रेस करूंगा। देखिए ये बहुत अच्छी, आपने भी जो मैंने बात की आपने एग्री किया, शायद और दोस्त भी करें, कि आप पहले किसी चीज को अनाउंस करने से, हमारी 2-2.5 साल से एक ही बात हम कर रहे हैं कि पहले उसकी बुनियाद रखें। जब आपने बुनियाद रख दी तो फिर उसके बाद जो है वो आप कोई चीज उसके इम्प्लीमेंट पे जाए। देखिए अब गाड़ी की जहां तक बात है, गाड़ी से ज्यादा लोगों को कराची में इस वक्त ये हाल है, मैं तो इस्लामाबाद बैठा हूं लेकिन मैं कराची के लोगों से जब बात करता हूं, सबसे शदीद जरूरत है ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट के लिए आप क्या करते हैं लोगों की? आप गाड़ी नहीं दे, आप मोटरसाइकिल की बात की, जैसे अभी दोस्त ने मेरे, सर मोटरसाइकिलों का शहर हो गया कराची, सिर्फ इस वजह से कि आपने ट्रांसपोर्ट नहीं दी। वो मोटरसाइकिल उन्होंने मजबूरी में खरीदी है वो सारी की सारी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं था। बिल्कुल, पूरे साल वहां पे डबल सवारी पे पाबंदी रही है, तो लोगों ने मजबूरी में खरीदी। या तो आप मजबूर करें किसी ऐसा कोई ऐसा लॉ लाएं सिंध के अंदर या पाकिस्तान के अंदर कि लोग मजबूर हो गए ये 800 सीसी की गाड़ियां खरीदे। और 800 सीसी की गाड़ी जो बन के निकलती है इस मुल्क में, जो ग्रुप बना रहा है, एक ही कंपनी बना रही है, उस गाड़ी के साथ आप उस गाड़ी में अगर 4 आदमी बैठे हैं और उस गाड़ी का जो हाल होता है उस गाड़ी का, पहले तो आप उस कंपनी को जो है वो या तो दूसरा कंपटीशन पैदा करें, दूसरी तीसरी चौथी कंपनी इधर लगे 850 सीसी गाड़ी की, तो फिर तो समझ में आती है। लेकिन वो गाड़ी जो है मौके भी मिलते जी, बिल्कुल उससे मुलाजमतों के मौके भी मिलते। अमीर अब्बास साहब ये बताइए कि अब ये गाड़ियों का मामला सामने है होता है तो फिर जो है वो काम आगे बढ़ता है। ठीक है सर, पॉइंट आगे सर, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहा हूं। अमीर अब्बास साहब ये बताइएगा, देखिए अब किन चीजों पर जो हमने देखा, जो मैं भी थोड़ा सा बहुत पढ़ रहा था, 1 घंटे का टाइम मिल सका, 1.5 घंटे का, उसमें कुछ चीजों पर जो टैक्स खत्म किया गया है वो एप्लीकेबल नहीं है। अब इलेक्ट्रिक कार्स का मैं जिक्र करना चाह रहा था, ये पॉसिबल कैसे? आपको एरा चेंज करना पड़ेगा। मुशर्रफ साहब के दौर से पहले की बात करें और उसके बाद की बात करें तो बैंक्स इतने जदीद नहीं थे जितने आज हैं। किसी के पास इतने खास ATM कार्ड नहीं थे, बैंकिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी, उन्होंने पूरा एक एरा चेंज किया था। ये एरा चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस चीज का फायदा उठा सकेंगे ना। और हो सकता है जब तक हम ये चेंज करें इस पर टैक्स लग जाए।
सलमान, वो इसमें ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे अगर वो आप बैंक से फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो आपको इंटरेस्ट फ्री गाड़ियां मिलेंगी। इस पे जो गवर्नमेंट के अपने टैक्सेस होते हैं, जिसमें एक्साइज ड्यूटी है, जिसमें जीएसटी है या विदहोल्डिंग टैक्स है या फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, जो भी गाड़ियों की इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस लगते हैं। देखिए ना, हमारे यहाँ तो 300-300, 400 गुना टैक्सेस लगते हैं। जितनी महंगी गाड़ी होती जाएगी उसके ऊपर उतने 100 गुना टैक्स बढ़ता चला जाता है। यानी अब एक ये भी बहुत बड़ा तमाशा है। जैसे पहले आरिफ साहब फरमा रहे हैं, पाकिस्तान में जो गाड़ी 12-14 लाख रुपए में या 15 लाख रुपए में मिलती है, दुनिया में तो इस तरह की गाड़ी अगर कोई प्लांट बनाने की जुर्रत करेगा, उस प्लांट को उसी रात बुलडोज कर दिया जाएगा। इतनी पैथेटिक गाड़ियां को बना नहीं सकता दुनिया में बाहर, लेकिन ये कौम इनको उल्लू के पट्टे में समझ के इस कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। ये 4-5 हैं यहां पे, ये सुजुकी, टोयोटा, होंडा, मुझे तो नाम लेने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं है। इनको सारी दुनिया में ये पाकिस्तानी कौम बेवकूफ मिली है ना। हालांकि यही वो 3-4 कंपनीज हैं कि जो दुनिया में बड़ी ऑटो प्रोड्यूसर्स में से है ना, ऑटो व्हीकल्स में। और यही गाड़ियां जब हम इनकी गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं, जो जापान में गाड़ियां बनाता है होंडा, सुजुकी या टोयोटा, जब वो वहां से हम इंपोर्ट करते हैं, आप उसकी क्वालिटी में जो लोकल प्रोडक्शन हमें करके दे रहे हैं, क्योंकि हम इनको स्टूपिड मिले हुए ना। दुनिया का जो आता है वो उसको मामू बनाना है, वो पाकिस्तानी कौम को मामू बनाएगा। और हमारी स्टेट क्राफ्ट की कनाइवन से ये सब कुछ होता है। वो किधर है आपका मुसाबकती कमीशन? ये मुसाबकती कमीशन का काम है ना। यानी इस मुल्क में वो गाड़ियां बन रही हैं जिन गाड़ियों में एयरबैग ही नहीं है। आप तो सोच नहीं सकते सलमान, आप दुनिया में तसव्वुर नहीं कर सकते कि एयरबैग के बगैर गाड़ी बन सकती है। एयरबैग है वो खुलते नहीं है। वो चले भाई, लगा तो दो ना, उसके अंदर कोई गुब्बारे भर के लगा दो यार, कम से कम एक हुज्जत तो तमाम। यानी इतना तमाशा इस मुल्क में हो रहा है। और हमारी स्टेट, हमारे इदारे, वो सब गूंगे, बहरे, अंधे। इससे भी कोई बदतरीन अगर कोई इस्तिलाह है लुगत में तो इनके लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। यानी नजर आ रहा है कि ऐसी गाड़ियां बन रही हैं जो एक्सीडेंट्स करवा रही हैं, लेकिन बन रही हैं इस मुल्क में। तो ये तो एक बहुत ही वास्ट चैप्टर है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ वो ज्यादातर इकोनॉमी में। अच्छा, अब इस बात को मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। वैसे तो मैंने सोचा था इस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी डिस्कशन चल रही है, इस पे बात करते हैं। जमील साहब की तरफ मैं लेके जाऊंगा। जमील, ये बताइएगा, अब देखें, एक तो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग की बात आ गई कि गाड़ियां किस तरह की मैन्युफैक्चर्ड हो रही हैं। आप गाड़ी निकलवाने जाएं, आपको मतलब आप जो ना लोहे के चने चबाने के हिसाब से है, आपको डायरेक्ट डीलर के बगैर गाड़ी नहीं मिल सकती। इनके ऑथराइज्ड डीलर्स हैं और उनके पास जाएगी। हम जब हुकूमत की कारकर्दगी की बात करते हैं, मिडल जो ये मामला है कि जो सेलर है और बायर है, इसके बीच में जो मिडल आता है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है, कोई भी कंपनी हो उसके ऑथराइज्ड डीलर्स हैं। आप जाएं ऑथराइज्ड डीलर से गाड़ी खरीदें। अब अगर वो कीमतें कम भी करेंगे, ऑथराइज्ड डीलर नहीं कम करेंगे, क्योंकि उनके पास 200 लोग पीछे खड़े हैं गाड़ी खरीदने के लिए। जमील साहब की इजाजत से सलमान एक कमेंट देखिए, ऑथोराइज्ड डीलर से गाड़ी लेना तो यार उसमें तो कोई कबाहत नहीं हो सकती है। ओन ये इतना बड़ा धंधा इस मुल्क में, इतना बड़ा बदमाशी, ये तो रस्सागिरी है। ये दुनिया में कहीं नहीं है कि ओन गाड़ी के ऊपर, वो भी 4-4 लाख। सर वही तो ओन खड़ा करते हैं, और कौन खड़ा करेगा? कंपनी थोड़ी कीमत बढ़ाती। सलमान, जिस तरह अभी आपने ब्रेक से वापस आने के बाद एक कमेंट किया था कि कारकर्दगी 0/0, तो 0/0 अगर आप टर्मिनोलॉजी को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें 0/0 को, तो 0/0 इज इक्वल टू 1 होता है। याद रखिएगा, 1/1 इज इक्वल टू 1, 0/0 इज इक्वल टू 1, 100/100 इज इक्वल टू 1। ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है। तो जो इस लैंग्वेज को समझते हैं ना, वो अंडरस्टैंड है। सर ये बताइए, अरे सुन तो लेना, मैं पॉइंट जो कह रहा हूं वो अंडरस्टैंड कीजिएगा इसको। अच्छा चलें, यानी 0/0 इज इक्वल टू 1, यानी 100% परफॉर्मेंस को शो करता है। याद रखिएगा, इसकी टर्मिनोलॉजी है, ये स्टैट्स की टर्मिनोलॉजी है। हमारे यहाँ ये गलत इस्तेमाल होती है कि 0/0 का मतलब 0 है, ऐसा नहीं है। 0/0 का मतलब 1 है। इसी तरह से हर लेमैन, हमारे अंदर मौजूद हर लेमैन, वो चाहता है कि जो वो कह रहा है वो शायद उसकी नजर में दुरुस्त है। हालांकि जो आपके पास एक्सप्रेशंस होते हैं, एक्सप्रेशन एज ए लेमैन, वो ये कह रहे होते हैं, क्लेम कर रहे होते हैं कि आप बेहतर इसमें से रिजल्ट चाह रहे हैं, लेकिन वो जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जानने वाला बंदा होता है ना, वो उसको रियलाइज करता है कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है। इसी तरह से यहां जहां टैक्सेस में छूट दी गई है, जो इकोनॉमिस्ट है ना, वो सही तरह से आपको बताएगा कि ये छूट जो देने वाले हैं, ये जो टारगेट सेट किए गए हैं, ये दुरुस्त हैं या गलत हैं।
इसी तरह से जो कंपनियां बनाकर बैठ रही है ना, उनको पता है कि टैक्सेस में छूट दी भी गई है तो उन्होंने खांचा कहां से मारना है, उनको पता है कि ओन के अंदर कहां पर बढ़ोतरी करनी है, उन्हें पता है कि डिमांड और सप्लाई के फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए कहां चीजों को कम कर देना है ताकि टैक्सेस में छूट मिली भी है तो पैसा बढ़ जाए। तो ये आप और हमारे जो डिस्कशन का महवर है ना, वो डिस्कशन का महवर एक्चुअलिटी से हटकर है। हम अगर बेसिक टर्मिनोलॉजीज के ऊपर जाए ना, अभी हमारे साथ बैठे हैं दो इंपॉर्टेंट हमारे गेस्ट आरिफ साहब भी और शुमाइल दाऊद साहब से भी, इनसे पूछ लीजिए कि 0/0 का मतलब स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिक्स में क्या होता है, तो ये आपको बता देंगे। ये भी बता देंगे कि एक्चुअली हमारे लोगों का, एशियन कंट्रीज के अंदर मौजूद लोगों का सबसे बड़ा मसला यह है कि वी डू हैव लॉट मेनी थिंग्स इन माइंड एंड वी डोंट हैव द एबिलिटी टू एक्सप्रेस दैट। तो हमारे पास एक्सप्रेशंस नहीं होते, हम अंडरस्टैंड भी उसी अंदाज से करते हैं। लेकिन मैं 0/0 कर रहा था कैलकुलेटर में, मसला सारा वो एरर दिखा रहा है वो ना 0 दिखा रहा है ना 1 दिखा रहा है, वो एरर ही दिखा रहा है इस वक्त। अच्छा चलें शुमाइल साहब की तरफ बढ़ते हैं। शुमाइल साहब ये बताइएगा, जो ये टैक्स वसूलियों का हदफ रखा गया है और जहां जहां टैक्स छूट दी गई है, आप समझते हैं कि प्रैक्टिकल पॉसिबल है या नहीं है? देखिए, प्रैक्टिकली हमने, हमारा हमेशा से इशू क्या है, चैलेंज क्या है, क्यों हमारा जब हम डेट सर्विसिंग करते हैं, अपने डिफेंस पे खर्च करते हैं और फिर पीछे थोड़ा सा डेवलपमेंट के लिए बचता है, पीछे तो हमारे पास कुछ रहता ही नहीं और वो भी नहीं हम पूरा कर पाते। अभी भी आप जब जमा करें आपके सामने आ जाएगी सिचुएशन। तो इसी वजह से हमारी फिस्कल, फिर हमारा ट्रेड डेफिसिट, ये तमाम चीजें जो है हमें डेट के ऊपर मजबूर करती हैं और वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि एग्रीकल्चर आउट ऑफ द ऑल द इकोनॉमी, हम एक अंदाजे के मुताबिक आधे से ज्यादा तो वैसे ही कोई नहीं देते, इनडायरेक्ट टैक्सेशन की मद में देते हैं, लेकिन बाकी तो डायरेक्ट टैक्सेशन में देते ही नहीं। और फिर एग्रीकल्चर टोटली आउट है उसके अंदर। तो अब जब आप ऑलरेडी आपके हाथ बंधे हुए हैं, फिर लोग जो है मतलब जो टोटल टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, अभी भी अगर आप देखें टेक्निकली स्पीकिंग टैक्स टू जीडीपी रेशियो 9 महीने की, तो वो तो कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रही। ठीक है, वो बड़ा जरूर है, लेकिन वैसे आप जब उसको कंपेयर करें तो वो कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रही, वो पिछले मुकाबले में कम हुई है। तो ये तमाम चीजों के साथ फिर हम ये तमाम जो अपनी ख्वाहिशात हैं वो हम हर शख्स चाहता है, जिस तरह अभी एक डिबेट हो रही थी, वो कैसे पूरी हो सकती है? उसी सूरत में हो सकती है, लोग जो हैं वो आदी नहीं है, डिसिप्लिन का मुजाहिरा नहीं है। बाकी में कैसे पूरी होगी? अगर आप इन्फ्लेशन जो कि हुकूमत बता रही है कि 8 पर है, ठीक है, ग्रोथ अगर हम 5% रख देते हैं, ये 13% हो जाती है। हमने 24% का रखा हुआ है। 24% एक्सेप्टेबल, प्रैक्टिकल, पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता। फिर ये मिनी बजट से पूरा आपने मिनी बजट का कहा ना, मैं आपको बताता हूं। देखें, पिछले गुज़िश्ता साल में पूरी दुनिया की जो कंजम्पशन थी, पूरी दुनिया की जो प्रोडक्शन थी, वो डाउन थी, इसीलिए तेल की कीमतें गिरी भी थी। अभी जूं उनके मुल्क खुलते जा रहे हैं, उनकी वैक्सीन होती जा रही हैं, ये तेल की कीमत ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो गई है। अब ये बढ़ेगी तो हमारा जाहिर बात है एक बहुत बड़ा हिस्सा तो इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट इन्फ्लेशन आनी है, तभी तो वो IMF पुश कर रहा है कि लेवी आप 30 रुपए उसके ऊपर लगाएं और 600 बिलियन और कितना उसमें से करें। हमारी कोशिश है, हुकूमत कह रही है कि नहीं हम 450 बिलियन इससे इकट्ठा करेंगे। तो कहने का मकसद है कि ये मिनी बजट तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अचीव नहीं हो सकेगा, मुश्किल होगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, होगा कैसे या कैसे किया जा सकता है? टैक्स रेट्स को कम किया जाए। देखिए, कंस्ट्रक्शन के लिए हुकूमत ने एक बहुत अच्छा जो पैकेज दिया, उसकी मद से कोई ना कोई पैसे तो आए ना, सिस्टम तो चला। तो अगर हुकूमत जो है वो टैक्स रेट्स को कम करेगी, ये अगर पायलट भी समझे, तो उसकी नतीजे में डेफिनेटली लोग ज्यादा आसानी से आ सकते हैं। एटलीस्ट इंसेंटिव तो है। सो विदहोल्डिंग टैक्सेस अगर कम किए जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या डायरेक्ट टैक्सेशन और उनके स्लैब्स और इस तरह की चीजें अगर होती तो वो भी ये इंसेंटिव हो सकता है कि हम ज्यादा लोगों को फोल्ड के अंदर लाएं, ताकि हमारा जो कलेक्शन है वो बेहतर हो। इसके अलावा फिर टेक्नोलॉजी की मदद से, जैसे अब नादरा में भी चेंजेस आ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि नादरा की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से और जो उनके पास डेटा है, उस डेटा को यूज करते हुए हम इसको बेहतर तरीके से ला सकें। लेकिन जो मैं खास तौर पे जो चीज मेंशन करना चाह रहा हूं, कि जो मैंने पहले भी मेंशन की, कि जब तक आप ब्लाइंडली पैसे फेंकते रहेंगे विदाउट वर्किंग, विदाउट माइक्रो डिटेल्स, तो आपके नतीजा ये होगा कि रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अगर तो बॉटम अप का जिक्र किया आज मिनिस्टर साहब ने कि जी हम बॉटम अप अप्रोच करें, क्या ये वाकई बॉटम अप अप्रोच है? क्या माइक्रो लेवल पे वो वर्किंग हुई भी है, जिस तरह अभी जिक्र हो रहा था डिस्कशन में? अगर वो वर्किंग हुई भी होगी तो फिर आपके जो अहदाफ हैं वो हासिल होंगे। अगर हमने बैठ के एयर कंडीशन कमरे के अंदर ये फैसला किया है कि ये पिछली दफा था, इसमें 10% बढ़ा दो, इसके ऊपर इतना बढ़ा दो, इसको इस तरह बैलेंस कर दो, तो फिर ऑटोमेटिकली वो अहदाफ सही तरह हासिल नहीं होंगे और रिजल्ट्स यही होंगे
जो पिछली 7 दिहाइयों में आए हैं। हुकूमत तब्दील होती रही है, लेकिन फंडामेंटली किसी ने अभी तक इसको चैलेंज नहीं किया कि हम बजट को रीएलोकेट करें और एलोकेशन जो है वो रियलिस्टिक बुनियादों पे करें। हमें अपनी जो विश लिस्ट है उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा अमीर साहब, ये आपको याद होगा 2018 का बजट जो पेश किया गया था, उसमें ढूंढ के भी जब मैं उसकी ट्रांसमिशन कर रहा था तो ढूंढ के भी कोई ऐसी खामी निकाल पे वो कर सके, लेकिन उसके बारे में ये कहा जा रहा था क्योंकि ये हुकूमत तब्दील होनी है, 2018 में इलेक्शंस होने, तो उन्होंने बिल्कुल ही अवाम दोस्त बजट दे दिया था और बहुत अच्छा बजट था। इसके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि कुछ अवाम दोस्त बजट है। फिर जितने भी माहिर माशियात से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, शुमाइल साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आरिफ साहब भी। शुमाइल साहब तो इस बात से एग्री हैं कि ये मिनी बजट के बगैर नहीं पॉसिबल हो सकता, तो आपको लग रहा है ये इसी तरह का मामला है जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ? टेक्निकली तो मैं नहीं इसके बारे में कुछ कह सकता, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि 2018 का बजट जो कि हुकूमत जा रही थी और उस हुकूमत को जाते हुए अपनी परसेप्शन बिल्डिंग करनी थी और आने वाली हुकूमत के लिए एक चैलेंज खड़ा करना था, लिहाजा उन्होंने एक ऐसा बजट बना दिया जो बड़ा, आप जैसे आप कह रहे हैं कि बड़ा बाजारन को बड़ा आइडियलिस्टिक बजट होगा। अब इस हुकूमत का ये तीसरा बजट है और इसने 2 और बजट पेश करने हैं, 2022 में और 2023 में। जो 2023 का बजट होगा वो भी बिल्कुल वही 2018 के सिनेरियो का बजट होगा, क्योंकि उसके तकरीबन 3 माह के बाद हम जनरल इलेक्शन में जा रहे होंगे। तो जहाँ तक मिनी बजट का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है शायद वो पहले असद उमर साहब लेकर आए थे, उसके पास उनका एक जवाब था। वो जवाब ये था कि 2018 का बजट, अच्छा आपको ये भी याद होगा कि उस वक्त ये भी बहस चल रही थी कि इस हुकूमत को ये बजट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए PMLN को, क्योंकि ये हुकूमत तो जा रही है और ये आने वाले पूरे साल का बजट कैसे बना के जा सकती है। चलाना मुल्क को एक और मुंतखब हुकूमत ने और बजट ये देकर जाए, तो उस वक्त ये भी एक बहस हो रही थी कि इनको बजट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और फिर उसके बाद जब गवर्नमेंट आई अगस्त 2018 में, तो उनको फिर अपना बजट इसलिए लाना पड़ा क्योंकि ज़ाहिर बात है उस गवर्नमेंट का राइट था कि वो माजी की हुकूमत के बजट से इत्तफाक करे या ना करे, उसको डूएबल समझे ना समझे, प्रैक्टिकल समझे ना समझे, लिहाजा वो अपना बजट लेकर आए। उसके बाद तो मेरा ख्याल है जो बजट आया था 2020 में और 2019 में, उसके बाद कोई और ऐसा ज़िमनी बजट नहीं आया था। मुझे लग रहा है कि ये अभी जिस तरह इन्होंने इकॉनमी को रिलेटिवली इम्प्रूव किया है और हमारा GDP जो है वो भी ये कह रहे हैं कि एक्सपैंड करेगा, हमारी एक्सपोर्ट्स एक्सपैंड करेंगी, इकॉनमी के सारे इंडिकेटर्स एक्सपैंड करेंगे जो गवर्नमेंट कह रही है, तो उसको सामने रखते हुए हम कह सकते हैं कि टैक्स रेवेन्यू जो है वो भी बढ़ सकता है, उसमें इजाफा हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। आखिर हमने आज से 6-7 साल पहले जो हमारा टैक्स रेवेन्यू था वो आज की निस्बत बहुत कम था ना, तो इसका मतलब है बढ़ तो रहा है टैक्स रेवेन्यू, आपके बजट का वॉल्यूम भी बढ़ता चला जा रहा है हर साल। अगर पिछले साल जो है कुछ 5,500 अरब के या 5,600 का बजट था, अभी ये 8,000 से क्रॉस कर गया है, तो आपकी इकॉनमी जो है अगर वो एक्सपैंड होती है और गवर्नमेंट अगर कॉन्फिडेंट है कि हमारी पॉलिसीज जो है दे विल अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू समथिंग, जो इंडिकेटर्स हैं उनकी इंप्रूवमेंट में, तो मेरा ख्याल है कि किसी और बजट की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मुझे क्लोजिंग कमेंट्स लेने हैं, लेकिन मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। देखिए, ये अब आपने IMF को एक बात कह दी कि हम आपकी शराइत तस्लीम नहीं कर सकते, हम बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं कर सकते, टैक्स मजीद नहीं लगा सकते, हाँ लेकिन हम लोगों को टैक्स नेट के अंदर ला सकते हैं और उसकी लाने की कोशिशें कर रहे हैं। जमील साहब की इस बात से आप एग्री करेंगे कि इसकी सैंक्शंस लग सकती है, हमें पाबंदी का सामना कोई करना पड़ सकता है, क्योंकि इस तरह नहीं होता। IMF की कहते हैं ये कि IMF की मुशावरत के बाद ही बनता है। आप एक अच्छी चीज बनी है तो आपको नहीं लगता कि ये प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर सकती है हुकूमत के लिए? देखिए, ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है सलमान, ये कोई वो ऑपोजिशन भले इसको सिलेक्टेड या कुछ भी कहते रहे, आफ्टर ऑल एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको लोगों ने वोट दिया है, उसने दोबारा आवाम के पास वोट लेने के लिए जाना है। वो IMF के साथ एक हद तक चल सकती है। IMF अगर लोगों की गर्दन पर छुरी चलाने की बात करेगी तो हुकूमत बहरहाल नहीं चलाएगी। जिस हद तक हुकूमत अवामी अग्रेशन को या इस बजट की रिपरकशंस को बर्दाश्त कर सकती है, वो उसी हद तक IMF को एंटरटेन करेगी, और इन्होंने ये IMF को बात कही है पहले। अच्छा, सैंक्शंस तो मेरा नहीं ख्याल कि सैंक्शंस लग सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि IMF जो है वो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि वो आपका प्लान जो है उसको सस्पेंड कर देगा, वो मजीद आपको जो उसने पैसे देने वो नहीं देगा अगर आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे पूरा नहीं उतरते। लेकिन मेरा ख्याल है कि IMF को भी ये बात रियलाइज होगी। ये बात जो बिजली के बिलों के बारे में है वो गवर्नमेंट ने बड़े कैटेगोरिकली IMF को समझाई है कि अगर हम बिजली महंगी करेंगे तो फिर हमारे यहाँ बिजली चोरी होगी।
हमारे यहाँ बिल कलेक्शन के मसले होंगे, लिहाजा ये सोल्यूशन नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि IMF जो है वो इस बात को रियलाइज करेगा। ठीक है जमील भाई, आपके क्लोजिंग कमेंट्स। जी, अब क्योंकि आपने IMF के हवाले से ही बात की है तो मैं इसी पे ही क्लोजिंग रिमार्क्स दे देता हूं। भाई बात यह है कि अभी तो जो डिस्कशन डेडलॉक में गई हैं वो तो गई हैं, लेकिन आपके गुज़िश्ता मुशीर ख़जाना ने जो 2 बजट्स के दौरान एग्रीमेंट साइन किए थे वो आपके ऊपर लाइबिलिटी हैं, आपके ऊपर कंपल्शन है। अगर आप उसको पूरा नहीं करते तो फिर आपको यू नीड टू फेस द म्यूजिक एज वेल, यू मस्ट गेट प्रिपेयर्ड टू फेस द म्यूजिक। तो वो आएगा, आने वाले दिनों में आएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, आप इसको इकोनॉमी से जोड़ें ना जोड़ें, लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मुझे जोड़ना लग रहा है कि ऐसा होगा। और वो ये कि जो फाइनेंशियल टाइम्स में स्टोरी छपी है पाकिस्तान की बेसिस इस्तेमाल करने ना करने वाली, अमेरिका का हमेशा IMF प्रोग्राम के ऊपर इन्फ्लुएंस रहा है, और अगर IMF अपना प्रोग्राम रोल बैक करता है तो इसके रिपरकशंस आएंगे और हमें इसके लिए मेंटली और फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ठीक है आरिफ साहब, आप समझते हैं कि जमील साहब जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है कि अगर हम बात नहीं तस्लीम करते, इसको थोड़ा शॉर्टली करिएगा, ये अगर हम तस्लीम नहीं करते तो हमें पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, वो हमारा ये जो भी प्रोग्राम है रोल बैक कर लेंगे पूरा। नहीं देखें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है ना, इस वक्त पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट दुनिया के अंदर से। और दूसरी बात, अगर आपको जो है वो ये समझना है तो 30 जून को हमें पता चल जाएगा, 1 जुलाई को, कि ये जो कंस्ट्रक्शन इंसेंटिव की लास्ट डेट 30 जून है, सॉरी 1 जून, और वो IMF उसके खिलाफ है। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको एक्सटेंशन दे देती है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपनी मर्जी के फैसले कर रही है। मैं वेरी क्विकली एक बात करना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट मुलाजमीन जो है उनकी जो तनख्वाह में इजाफा किया गया है, लास्ट ईयर इजाफा नहीं किया गया तो उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया, इस दफा इजाफा किया गया है। गवर्नमेंट को कम से कम एक पॉलिसी तो बनानी चाहिए। 2 साल से गवर्नमेंट ये कह रही है कि ब्यूरोक्रेसी और जो सरकारी लोग हैं वो हमारी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करने देते, हम जो है बहुत परेशान हैं इनसे। तो कम से कम गवर्नमेंट जो है इंसेंटिव दे, कोई मना नहीं करता है, लेकिन उसका क्राइटेरिया एक होना चाहिए कि कौन जो है वो काम कर रहा है, कौन डिलीवर कर रहा है, कौन जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को आगे लेके चल रहा है, जो अच्छी पॉलिसीज हैं। तो गवर्नमेंट को कम से कम उस क्राइटेरिया के हिसाब से कि अगर हमारे पास जितने मुलाजमीन है पूरे पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट मुलाजमीन है, हमारा भी बिजनेस में क्राइटेरिया यही होता है कि जो अच्छा काम होता है उसकी सैलरी बढ़ाई जाती है, उसको इंसेंटिव दिया जाता है। लेकिन आप तमाम के तमाम जब मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ा देते हैं, जो घर भी बैठे हुए हैं, जो काम भी नहीं कर रहे, और उनकी भी आप सैलरी आप जो है इंक्रीज करते हैं, तो कम से कम इसको जो है वो कम से कम एक क्राइटेरिया सेट करना चाहिए कि जी कम से कम जो आदमी है आपके पास जो है वो डिलीवर नहीं कर रहा है, वो चाहे ब्यूरोक्रेट हो या जी किसी भी स्केल। आरिफ साहब अगर लास्ट कॉमेंट से जरा शुमाइल साहब भी इस पे कर दें। जी बहुत शुक्रिया। देखें इन्होंने बहुत अच्छी बात की, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे ये बहुत बड़ा इशू है, और मैं बार बार अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ वो माफिया शाफिया की नहीं होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस की और परफॉर्मेंस की होनी चाहिए, आउटकम्स की होनी चाहिए। आई थिंक अगर हुकूमत ने अपने अहदाफ अचीव करने हैं तो सर्विसेज और एग्रीकल्चर विल बी द ड्राइवर। मुझे लगता है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो अभी बेनिफिट था शायद हो सकता है उतनी ग्रोथ ना ले सके, क्योंकि हम एक्सटर्नली डिपेंडेंट हैं, ये इंटरनली डिपेंडेंट है, दोनों चीजें। तो उम्मीद है कि अगर हम आउटकम्स पे फोकस करेंगे तो हमारा सर्कल कंप्लीट होगा, हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया शुमाइल साहब और आरिफ जीवा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज दिन भर आपने बजट ट्रांसमिशन, फेडरल गवर्नमेंट इमरान खान साहब की उनका तीसरा बजट था। देखते हैं अब इसमें पोस्ट बजट जो ब्रीफ दिया जाता है उसमें हुकूमत क्या करती है और ऑपोजिशन की जो तजावीज़ होंगी क्या उनको शामिल किया जाएगा। पीर को जो है वो अब कौमी असम्बली का इजलास होगा। अभी हेडलाइंस पर चलते हैं, उसके बाद आप देख सकेंगे बुलेटिन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।